नमस्कार। आप सबके बीच आज मैं पलुस शिक्षण प्रसारक मंडल के कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय पलुस के बुलाने पर उपस्थित हूँ और बड़ी खुशी की बात है मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। महाविद्यालय के संस्था के भूतपूर्व अध्यक्ष आदरणीय शंकरराव पाटिल काका जी, जिनसे मिलने की चाह मेरी बड़ी है क्योंकि बहुत उनके बारे में मैंने सुना हुआ है, और विद्यमान अध्यक्ष आदरणीय रामभाव पाटिल साहब, जिनसे तो मैं मिल चुका हूँ। यकीन मानिए हम चाह में होते हैं हमेशा कि एक अच्छे व्यक्ति से मिले। आदरणीय रामभाव पाटिल जी से मिलने के बाद मुझे ये बात महसूस हुई, और मैं यूँ ही नहीं कहता, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि एक अच्छा व्यक्तित्व या पर्सनालिटी जब हम मिलते हैं तो यकीनन हमें बहुत खुशी होती है, और वो खुशी मैंने महसूस की है आदरणीय रामभाव पाटिल साहब से मिलने के बाद। वही आनंद प्रधानाचार्य डॉक्टर R.S. साळुंखे और हमारी हिंदी विभाग अध्यक्षा डॉक्टर शकुंतला वाघ मैडम, इक्वैक के समन्वयक डॉक्टर P.S. पाटिल, और फक्र से और गर्व से जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँ वो मेरी छात्रा डॉक्टर आनंदी सचिन शिंदे और उपस्थित सभी मित्र। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, और बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। क्या करें, कुछ स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुई है कि बिना देखे भी कल्पना करना पड़ता है कि आप हो, और आप अब जबकि आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरी आवाज़ तो आप तक पहुँच रही है, मैं भी पहुँच रहा हूँ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि आप जैसे सुंदर सुंदर व्यक्तित्वों को देखने का नसीब मेरा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, फिर भी मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब बिना देखे भी मैं अगर ये महसूस करता हूँ कि आप हो, तो ये बात दिल से दिल तक पहुँचती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भूखा पेट से बोलता है, झूठा होठों से बोलता है, और सच्चा दिल से बोलता है। इसलिए मैं दिल की बात करने के लिए आपके बीच उपस्थित हूँ। हमारा विषय है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आमतौर पर हम देखते हैं कि पर्सनालिटी शब्द का प्रयोग हर जगह होता है। कोई कहता है क्या पर्सनालिटी है, कोई कहता है क्या व्यक्तित्व है, तो कोई कहता है काय व्यक्तिमत्व है। अब देखिए, मराठी का व्यक्तिमत्व, हिंदी का व्यक्तित्व और अंग्रेजी की पर्सनालिटी, तीनों शब्दों को हम अगर देखते हैं तो आपको ज़्यादा वजनदार शब्द और आमतौर पर जिस शब्द का ज़्यादा प्रयोग होता है वो शब्द है अंग्रेजी की पर्सनालिटी शब्द। और कोई भी भाषा तभी प्रवाहित रहती है जब वह अनेक शब्दों को, अनेक भाषाओं को अपने अंदर लेती है। इंसान का व्यक्तित्व या कि पर्सनालिटी भी ऐसी चाहिए कि नया कुछ जो भी है वो स्वीकृत करने की ताकत होनी चाहिए। पुरानी कुछ बातें भूलना ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, हम जब आमतौर पर पर्सनालिटी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे हमारी भावना यही होती है कि हम बहुत बार बाह्य व्यक्तित्व को देखकर कहते हैं कि क्या पर्सनालिटी है, लेकिन बाह्य व्यक्तित्व मतलब क्या? कोई आदमी ऊंचा है, शरीर से थोड़ा सा अच्छा है, या फिर कोई युवती बहुत सुंदर है या अच्छी साड़ी पहनी हुई है, यूँ सोच लीजिए, या कोई किसी ने अच्छे कोट टाई वगैरह पहन के रखा हुआ है, तो हम समझते कि क्या पर्सनालिटी है। सही बात अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी शब्द इतनी सीमित अर्थ में नहीं आता, उसका अर्थ बहुत ही व्यापक है, बहुत ही व्यापक। सच देखा जाए तो पर्सनालिटी शब्द का अर्थ इतना व्यापक है
कि हर व्यक्ति उसके अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए, हम अगर ये कहें कि पर्सनालिटी शब्द का संबंध विचारों से है, मतलब मैं 3 उदाहरण आपको बताऊंगा, कोई कृपया अन्यथा न लें। सोच लीजिए कोई व्यक्ति शरीर से हट्टा कट्टा है, ऐसा लगता है कि उसने अगर एक भी मुक्का मार दिया तो दीवार टूट जाएगी, और दिखने में भी सुंदर है, गोरा चिट्टा है, किसी हीरो से कम नहीं है। मैं फिल्मी हीरो की बात कर रहा हूँ, किसी हीरो से कम नहीं है। लेकिन उसे देखकर हम कह नहीं सकते कि क्या पर्सनालिटी है। क्यों? समझ लीजिए, सिर्फ अगर दिखने में वो अच्छा खासा है, हट्टा खट्टा है, सुंदर दिखता है, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अगर नौकरी करना चाहे तो चौकीदार बनता है, या कहीं अगर भर्ती हो जाए तो एक कांस्टेबल या उस रेंज का होता है। ये नौकरी भी कम नहीं है, लेकिन हम बहुत बड़े पर्सनालिटी की बात यहाँ कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा चौकीदार बनेगा। समझ लीजिए किसी का शरीर अच्छा है, दिखने भी ठीक ठाक है, उसकी ऊंचाई भी तकरीबन अच्छी है और दिमाग अच्छा है, तो ऐसा आदमी या कोई व्यक्ति अगर नौकरी करना चाहे तो ये अफसर बनता है। अब देखिए, एक व्यक्ति वो जो हट्टा कट्टा है, दिखने में बहुत सुंदर है और हमें लगता है कि क्या पर्सनालिटी है बाह्य रूप देखकर, उसका अगर दिमाग नहीं है तो वो चौकीदार बनेगा। और दूसरा दिखने में ठीक ठाक है, वो भी एक किसी फिल्मी हीरो की तरह लगता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग रखता है, तो वो अफसर बनेगा। और सोच लीजिए कि दिखने में ठीक ठाक नहीं है, शरीर है उसका, सारे जो उसके पुर्जे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन उसका दिमाग अगर तेज है तो वो राजा बनता है, या उस अफसर से भी जो बड़े अफसर की पोस्ट होती है उस पर वो पहुंचता है। इसके उदाहरण के लिए हम अगर ले सकते हैं, अगर आपको IPS इंडियन पुलिस सर्विस में जाना है तो आपको एक निश्चित हाइट की ज़रूरत है, लेकिन उससे भी बढ़िया पोस्ट कलेक्टर की, IAS की होती है, वो अगर लेनी है तो आपको हाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी हाइट चाहे कितनी भी हो, आप आराम से कलेक्टर बन सकते हो अगर दिमाग तेज हो तो यहाँ सवाल ये उठता है कि बाह्य जो व्यक्तित्व है वो अगर न भी हो तो भी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है। सही माने में अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति को अगर उसकी ऊंचाई कम है, दिखने में काला है, या फिर शरीर ठीक ठाक नहीं है, तो हमेशा उसके मन में एक न्यूनगंड की भावना रहती है। न्यूनगंड की भावना मतलब खुद के बारे में ये सोचना कि मैं कहीं ना कहीं तो बहुत कम हूँ, ये सोचना ही उसको मार डालती है। लेकिन अगर वो ये सोचता है मैं कम नहीं हूँ, बस ईश्वर ने मुझे हाथ पैर दिए हैं, सारे पुर्जे मेरे चल रहे हैं, तो उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करके खुद आगे बढ़ने की ज़रूर कोशिश करेगा, और ये कोशिश ही उसे कामयाब बनाएगी। अब देखिए, कुछ लोगों ने सौंदर्य की स्पर्धा या प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। रैंप पर 4 हड्डियाँ चलती है और कुछ लोग मिलकर उसे ठप्पा बनाते हैं, और ये सुंदर है, ये मिस यूनिवर्स है, ये मिस इंडिया है वगैरह वगैरह, या मिस्टर इंडिया है वगैरह वगैरह। ये शुद्ध बाज़ारवाद है। अगर हम कहें तो शुद्ध बाज़ारवाद से मतलब क्या है कि उनका इस्तेमाल किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए किया जाता है। वैसे देखा जाए तो सुंदर वही होता है जो मन को भा जाए, जो नज़र को भा जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो यह दुनिया नहीं चलती, यकीन मानिए, क्योंकि सुंदरता हर व्यक्ति के नज़र की पैदाइश है। अगर किसी को कोई चीज़, कोई व्यक्ति सुंदर लगती है या लगता है, तो हो सकता है किसी और को वो बंदर लगता है, लेकिन उसके आँखों को अच्छा लगता है ना, और यही मायने होनी चाहिए। हम पुराने फिल्में भी अगर देखते हैं तो उसमें ऐसे 4 हड्डियों का प्रेजेंटेशन नहीं हुआ करता था। अगर हम कुछ हीरों को, कुछ हीरोइनों को, फिल्मी जो है
अगर देखते हैं तो इस बात का पता आपको चल जाएगा। इसलिए मैं कहना ये चाहूँगा कि किसी की अगर हाइट कम है, ऊंचाई भी ज़्यादा है, ऊंचाई अगर ज़्यादा हो तो भी एक कम कुछ होने की भावना मन में रहती है उसके, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसलिए शरीर पे मत जाइए। शरीर चाहे ईश्वर ने कैसा ही दिया हो, चाहे वो आपके शरीर में 4 हड्डियाँ क्यों ना हो, या फिर मोटे ही क्यों ना हो, या नाटे ही क्यों ना हो, या ऊंचे ही क्यों ना हो, उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं वह वैसा क्यों। लेकिन आपके सारे पुर्जे अगर चलते हैं, आँख देख सकते हैं, मुंह बोल सकता है, हाथ हिल सकते हैं, पैर हिल सकते हैं, सब कुछ आपका अगर ठीक ठाक चलता है तो आप दुनिया के बहुत बड़े अमीर व्यक्ति हो। क्योंकि इतना सब कुछ मिलना इतना आसान नहीं है, और इन सब का चलना भी इतना आसान नहीं है। अगर ये सब कुछ चल रहा है तो आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हो। अब देखिए आपको क्या करना है। ईश्वर ने आपको ये दे दिया, पूरा आपको मैन्युफैक्चर आपका अच्छा तरह से करके आपको भेज दिया, लेकिन कुछ बनना है, आपको बहुत बड़े अफसर बनना है, तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करना तो अपने हाथ में है। आप जितना अध्ययन करोगे आपको पोस्ट उतनी ही मिलेगी। प्रतियोगिताएं जो होती है या स्पर्धा परीक्षा जिसे कहा जाता है आमतौर पर MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन और UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्ज़ाम्स हुआ करते हैं, उन एग्ज़ामों में आप अगर देखोगे तो जिसका दिमाग ज़्यादा उसकी पोस्टिंग बड़ी होती है। हमारे कुछ छात्र हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आजकल वो MPSC तक सोच रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ MPSC तक मत सोचिए। MPSC तो सोचिए, अच्छा है, लेकिन UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी अब महाराष्ट्र का आंकड़ा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? उनमें 2 भाषाएं होती हैं, एक होता है अंग्रेज़ी और दूसरे पन्ने पे होती है हिंदी। आपकी हिंदी अगर अच्छी है तो आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दे दीजिएगा। मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो IPS है, IAS है, जिनको मैंने पूछा कि भाई आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ था, तो उन्होंने झट से कह दिया हिंदी लिटरेचर। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं हिंदी का प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो कबीर के दोहे से लेकर भाषा विज्ञान तक और काव्यशास्त्र से लेकर हिंदी साहित्य के इतिहास तक सारे दोहे वगैरह इस तरह वो बताते हैं या कहते हैं कि हमें उनके सामने खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि इतना गहरा अध्ययन उन्होंने किया है। हिंदी लिटरेचर UPSC में ज़्यादा चलता है। मैंने 1-2 जनों से पूछा कि भाई बाकी लोग तो अन्य विषय रखते हैं, आप हिंदी लिटरेचर क्यों रखना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि बाकी विषय जो होते हैं, यूँ समझ लीजिए इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति हो, मानवीय शास्त्र हो, अनेक विषय हैं, ये आमतौर पर सभी रखते हैं। सभी ये विषय रखने के कारण तादाद बढ़ जाती है और उनमें प्रतियोगिता भी बढ़ जाती है ना। इन लिटरेचरों की ओर कोई नहीं आता। लिटरेचर रखने के बाद एक बात होती है, हमारा आनंद बढ़ता है और आनंद बढ़ने के कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करते रहते हैं। कबीर के दोहे तो कुछ IAS IPS ऑफिसरों के यूँ ऐसे वो बोलते हैं कि लगता किताब की भी ज़रूरत नहीं होती है उनको, इतने रटे हुए नहीं हैं, उन्होंने आत्मसात किए हुए हैं। और देखिए ये लिटरेचर रखने के बाद उन्होंने कहा, समझ लीजिए कोई एक बड़ा जहाज़ है और उसमें 100 लोग बैठे हुए हैं और उसके बगल में छोटी सी कश्ती है, उसमें 2 ही लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे बताइए पहले वो जहाज़ पहुंचेगा या कश्ती पहुंचेगी? जाहिर है अगर मोटर नहीं बिठाया गया हो तो वो जो जहाज़ है तादाद बढ़ने के कारण धीरे धीरे चलेगी और ये जो कश्ती है वो ज़्यादा फास्ट होगी, इसलिए वो पहुंचेगी ज़रूर। ये जैसे ही उन्होंने बताया तो मुझे अपने ही विषय का महत्व समझ में आ गया। और भी कई ऐसे पोस्ट हैं जो हिंदी लिटरेचर प्राप्त करने के बाद या उसका अध्ययन करने के बाद आप रख सकते हो या फिर पा सकते हो। अब देखिए एक बात ऐसी भी है
कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो ऐसा माहौल उठता है तो उसमें व्यक्ति के समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, वो ऐसा क्या करे कि जिससे उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाए। पहली बात तो यह है कि वो अपने शरीर को ठीक ठाक रखे, बिल्कुल ठीक ठाक रखे, इस तरह कि जैसे कि मैं कहूँगा कि अपने शरीर को किसी आदत के हवाले ना करें। हाँ, इसलिए क्या होता है कि शरीर के सारे पुर्जे काम करने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि अध्ययन के लिए अगर वो बैठे तो 8-8, 9-9 घंटे बैठने की उसकी हिम्मत हो। हिम्मत इसलिए कह रहा हूँ कि हम 1 घंटा भी एक ठीक तरह से एक जगह नहीं बैठ सकते। 1 घंटा बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो अध्ययन एमपीएससी और यूपीएससी में किया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8-8 घंटे एक जगह बैठते हैं। ये उनकी अपनी कमाई हुई ताकत है, मैं कहूँगा। और दूसरी बात यह है कि हर वो छात्र जो एमपीएससी यूपीएससी देना चाहे या जीवन में यशस्वी होना चाहे, किसी भी क्षेत्र में वो जाना चाहिए, पहली बात यह है कि उसे बोलना आना चाहिए। बोलना मतलब स्टेज पे खड़े रहकर बोलना ऐसी बात नहीं है। स्टेज डेयरिंग ये शब्द आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्टेज डेयरिंग का मतलब सिर्फ स्टेज पर जाकर बोलना नहीं है, मात्र इसके लिए सीमित नहीं है। जहाँ आप खड़े रहते हो वहाँ से भी आप बोल सकते हो। किसी के साथ भी तादात्म्य स्थापित करना हो, बोलना होते ले तो बोलने की हिम्मत आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? देखिए, एक दिन में तो नहीं आएगी, या कहीं मेडिकल में जाकर इंजेक्शन लगाया और बोलने के लिए आ गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो बोलने की प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे कॉलेज में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज तक जितने भी प्रोग्राम्स किए सभी प्रोग्राम्सों का आयोजन, नियोजन, सूत्र संचालन, प्रास्ताविक, आभार प्रकटन या फुलवाल लेकर आना वगैरह जो भी कुछ होता है वो सब मैं छात्रों के गले में डालता था। मैं गले में डाल रहा इसलिए कह रहा हूँ कि पहले तो छात्र तैयार होते नहीं, सब लोगों के सामने कैसे जाए ये सोचते हैं, लेकिन मैं गले में मारने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उनको लिख के देता था सूत्र संचालन किस तरह करना है, अगर मंच का स्थापन करना है तो टेबल कैसे रखना चाहिए, कुर्सियाँ कितनी होनी चाहिए, अनावश्यक कुर्सियाँ रखना भी गलत बात होगी ना, पीछे का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, पीछे अगर कुछ आप पोस्टर वोस्टर लगाना चाहते हैं, कुछ लिखा हुआ, तो वो किस एंगल में होना चाहिए, जो डेस्क होता है वो डेस्क किस तरह का होना चाहिए, माइक कहाँ लगाना चाहिए, जहाँ लोग बैठते हैं उनका नियोजन कैसा करना चाहिए, और सूत्र संचालक जहाँ बैठता है उनके पास माइक कैसे होना चाहिए, और किस बात को किस तरह लेनी चाहिए, आदि सभी बातें मैं उनको ट्रेनिंग दिया करता था। नतीजा ये निकला कि जितने भी छात्र मेरे स्पर्धा परीक्षा वगैरह देते हैं वो बड़े बड़े ओहदों पे अब काम कर रहे हैं। और मैंने देखा है आमतौर पर कि बहुत सारे छात्र प्रीलिम परीक्षा, मुख्य परीक्षा देने के बाद इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और देखिए 400 अंकों की परीक्षा होती है पूर्व परीक्षा, 800 अंकों की परीक्षा होती है मुख्य परीक्षा, और सिर्फ 100 अंकों की परीक्षा होती है इंटरव्यू की। तो उस 100 अंक की तरफ कोई छात्र ध्यान नहीं देता, उसे लगता है यूँ आ जाएगा, मैं यूँ बोल लूँगा वगैरह। आप कभी भी सोचिए, आप नीचे बैठे हो, ऊपर कोई बोल रहा है तो आपको भी लगता है कि मैं यूँ बोलूँगा, यूँ भाषण झाड़ दूँगा वगैरह वगैरह। लेकिन स्टेज डेयरिंग इस तरह होता है कि जब भी आप बोलने के लिए उठे, चाहे वो मंच हो, डेस्क पे हो, या कहीं 4 लोगों के बीच बैठे हुए हो, या कहीं भी हो, आप जब उठते हो बोलने के लिए और आपको ये महसूस होता है कि एक 50 लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, तो यकीन मानिए अगर पहली बार है तो आपको पता चलेगा, बोलना तो दूर की बात, आपका मुंह छोड़कर, जिससे बोला जाता है, आपका मुंह छोड़कर शरीर के सारे पार्ट जो है वो आपके इच्छा के विरुद्ध हिल रहे हैं, और जिस पर आप संयम नहीं रख पा रहे हैं। ये अनुभव आपको आएगा। लेकिन इस अनुभव के बाद आपको अगर इस पर अंकुश लगाना है, 10 क्या, 20 क्या, 50 क्या, 100 क्या, 1000 लोगों के सामने भी बात करनी हो, तो आत्मविश्वास के साथ खड़े रहिए, उनके आंखों में आंखें डाल कर देखिए और बात शुरू कर दीजिए। होता यूँ है, लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा प्रैक्टिस के बाद। मतलब आप सूत्र संचालन करना चाहेंगे किसी कार्यक्रम का, तो
आपको बहुत सतर्कता बरतनी होती है, क्योंकि जो कार्यक्रम हमने रेखांकित किया हुआ है वो वैसा ही चलता है, ऐसा नहीं है। बीच बीच में कुछ लोग आ जाते हैं तो उनको संभलना पड़ता है। ये सारी जो ट्रेनिंग है वो आपको महाविद्यालय में मिल सकती है, और महाविद्यालय में मिलने के बाद वो जो 100 अंक हैं जो किसी भी एकेडमी में आपको नहीं मिलेंगे, ये ट्रेनिंग कहीं नहीं मिलती है। और इंटरव्यू में जाने के बाद वो कैंडिडेट अगर फेल हो गया तो वो बात ये फैलाता है कि मैंने तो प्रीलिम पास की थी, मुख्य पास की थी, और इंटरव्यू में मुझे पैसे मांगा गया इसलिए मैं जा नहीं पाया। अपने पराजय को छुपाने के लिए वो झूठ का सहारा लेता है। यकीन मानिए कभी चलता भी होगा एमपीएससी यूपीएससी में, कुछ मुझे पता नहीं, लेकिन अब आज के तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर अध्ययन अच्छा करोगे तो प्रीलिम पास हो जाओ, मुख्य पास हो जाओ, और इंटरव्यू जब जाते हैं, इंटरव्यू की तैयारी बहुत पहले से करनी होती है, लेकिन वो छात्र वो नहीं करता। वो अपनी जो कम बात है उसको छुपाने की कोशिश करता है। और इस बात को अगर बनानी है तो आपको कॉलेजों में आना पड़ेगा। कॉलेज में आने के बाद सिर्फ क्लास ही अटेंड करेंगे सो बात नहीं, अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए और खुद छात्र मिलकर वो करना चाहिए, तो जाकर कुछ बात बनती है। जितने भी छात्र मैंने स्टेज डेयरिंग पे लाए में बनाया है वो स्ट्रीट प्ले मतलब पथनाट्य बनाकर, पथनाट्य का ट्रेनिंग कभी मैंने 4 दीवारी के अंदर नहीं दिया है। बाजार में जाकर दिया, रास्ते पे जाके दिया, तो पहले तो वो शर्माते हैं, फिर डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। और इस तरह शुरू हो जाते हैं कि बाद में उनको लगता है कि अरे मैं कहाँ पहुँच गया, मैं यूँ बोल सकता हूँ। मैं यकीन मानिए मेरे कुछ छात्र सरपंच भी हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ फौजदार हैं, अनेक छात्र हैं जो सभी पथनाट्य के कलाकार हैं, जिनमें स्टेज डेयरिंग आ जाने के बाद ही वे उस पौधे पर, उस पोस्ट पर पहुंच सके हैं। मेरी एक छात्रा है जो साड़ी पहन कर आती थी, वो FY BA में, शायद उसकी शादी 11वीं 12वीं कक्षा में हो गई थी, और आने के बाद उसने कहा कि सर मुझे PSI बनना है। अब देखिए PSI बनना आज के तारीख में कोई बड़ी बात नहीं है। पहले कभी एक ज़माना हुआ करता था PSI होना बहुत बड़ी बात थी, आज ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझूंगा कि एक पोस्ट है। तो उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। सारे कार्यक्रमों का सूत्र संचालन वही किया करती थी। TY में आने के बाद उसका जब सिलेक्शन हो गया तो प्रीलिम पास हो गई, मुख्य पास हो गई, मार्क तो एवरेज में थे, लेकिन इंटरव्यू में उससे सबसे ज़्यादा अंक मिले। और इंटरव्यू के बाद एक सदस्य ने पूछा भी उससे कि आपका इतना स्टेज डेयरिंग किस तरह है, तो उसने बताया कि मेरे महाविद्यालय में मेरे सर जी जो है वो सारे प्रोग्रामों का सूत्र संचालन जो होता है वो मुझे ही दिया करते थे और लिख के देते थे, मैं पढ़ती थी और धीरे धीरे मैं तैयार हो गई। अगर कोई पुलिस का फंक्शन है तो मैं खुद हैंडल करूँगी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। आप टीवी पर वगैरह देखते होंगे कि कुछ अधिकारी, कुछ अफसर हैं जिन्हें बात भी ठीक तरह से मीडिया से बात करना भी नहीं आता, या आते वक्त बोलते वक्त वो थरथराते हैं। ये किसका लक्षण है बता दीजिए मुझे? ये पहले से स्टेज डेयरिंग न होने का लक्षण है। इसलिए छात्रों, मित्रों, आप इस बात को याद रखें, महाविद्यालय में आने के बाद सिर्फ पढ़ना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आपकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि खुद को बनाना, खुद के व्यक्तित्व को बनाना, और उसमें भी स्टेज डेयरिंग को बनाना। क्योंकि स्टेज डेयरिंग बनाने के बाद आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो सिलेक्ट होंगे ही 101%, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो मैं समझता हूँ कि अगर कुछ बेचना हो, हमारे खेत में जो कुछ उगता है वो दलालों को देने की अपेक्षा हम खुद जाकर अगर बेच दें तो उसके लिए भी स्टेज डेयरिंग की ज़रूरत होती है। अब देखिए, मेरा एक छात्र की मैं यहाँ बात बताऊँगा। रोहित नाम का मेरा एक MA का छात्र था, मतलब है एक 4-5 साल पहले की बात है। तो उसको मैंने फ़ोन किया, उस दिन का कॉलेज नहीं है। अरे रोहित कहाँ हो? तो उसने कहा सर यहाँ मैं मिर्ची की गोनी लेके आया हूँ मंडे में। और मैंने कहा बेच दिया क्या? उसने कहा नहीं सर, वो जो दलाल है वो बहुत कम कीमत में मांग रहा है। तो तुमने क्या किया? मैंने माँ को फ़ोन किया। माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा वापस लेकर आओ। तो मैं वापस लेकर आ गया सर। मैंने कहा अरे तुमने क्यों नहीं बेचा? उसने कहा मैं, मतलब उसके मैं में ये स्वर था कि मैं उसे कह रहा हूँ तुम पहाड़ से क्यों कूदे नहीं। मैंने कहा भैया अगर मुझे फ़ोन करते तो मैं खुद मिर्ची बेचने तुम्हारे साथ मंडे में खड़े रहता और ये तुम्हें बताता कि मिर्ची बेच कैसे जाती है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप अगर बेचना चाहो
तो आपको उसका विज्ञापन करना पड़ता है। आप किसी मंडी में जाइए, बाज़ार में जाइए, वहाँ आपको जितने भी सेल्समैन हुआ करते हैं, अगर वो सच्चा सेल्समैन है तो वो चिल्ला चिल्ला कर बड़े बड़े आवाज़ में अपना जो भी कुछ प्रोडक्ट है उसके बारे में बोलते हुए नज़र आएगा। ये शिक्षा उन्हें कहाँ से मिलती है? ये किसी महाविद्यालय में नहीं मिलती है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है। जीवन उन्हें ये सिखाती है। ये स्टेज डेयरिंग होता है। आप 4 लोगों के बीच भी बोलने की कोशिश कीजिए, अपने घर में कोशिश कीजिए, आप 2-3 आपके छोटे मोटे भाई बहन हैं उनको बिठाकर बोलने की कोशिश कीजिए, लेकिन बोलना आना ज़्यादा ज़रूरी है आज के तारीख में। क्योंकि कहते हैं मराठी में की जो बोलेल त्याचे एरंडेसुद्धा खपतील आणि जो बोलणार नाही त्याचे तीळसुद्धा खपणार नाहीत। इसका मतलब यह है कि जो बोलेगा उसका कुछ भी, वो पत्थर भी बेचने बैठे तो उसको हीरा समझकर लोग ले जाएंगे, और कोई अगर हीरा बेचने के लिए बैठे और कुछ भी नहीं बोलेगा तो शाम तक उसके हीरे वैसे ही रहेंगे। ये आज के बाजारवाद का नियम है। इसलिए ज़रूरी यह है कि हम बोलना सीखें। तो वो कहाँ सीखें भाई? देखिए, जब भी प्रोग्राम्स हुआ करते हैं तो आगे आगे जाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1000 लोग जहाँ कहीं भी बैठे हो, 500, 200, 400 वगैरह कितने भी लोग क्यों ना बैठे हो, एक हॉल में बैठे सोच लीजिए, और आगे प्रोग्राम चल रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर वहाँ पहुँचते हैं तो पीछे से जाकर बैठने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे 2 उद्देश्य हुआ करते हैं। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो वहीं से कट लेंगे। लेकिन आप एक कोशिश तो कीजिए, आप वैसा करें, ज़रूर करें, आपकी जो इच्छा है वो करें, लेकिन पीछे से जाने की अपेक्षा आप आगे से जाइए। आप कह रहे हैं क्या कह रहे हैं मुझे? देखिए, आगे से जाएंगे तो 100, 200 जितने भी 1000 लोग वहाँ बैठे वो आपको देखेंगे। उन सारे नज़रों की जो कैमरा होता है वो आपके ऊपर होता है, और आपके ऊपर होने के बाद आप ऐसे चलते हुए पीछे जाकर बैठिए। कोई आपको पूछेगा क्या कि क्यों पीछे बैठ गए? नहीं पूछेगा। इससे एक बात होगी, आप जितना देर बैठेंगे, कोई अच्छा विचारवंत अगर वहाँ आ गया हो तो आपको फ़ायदा होगा। अगर नहीं फ़ायदा हुआ, आप झट से जाना चाहेंगे, तो आपका फ़ायदा ये होगा कि 1000 लोगों के 2000 आँखें आपको देखेगी, और उन आँखों की जो आदत है आपके शरीर को, आपके मन को, आपके विचारों को हो जाएगी। यहाँ आपके स्टेज डेयरिंग का थोड़ा सा जो हिम्मत है वो बढ़ता है, और धीरे धीरे ऐसा करने के बाद आपको महसूस होगा कि 4 लोगों के बीच बोलना आपके लिए आसान हो रहा है, आपको डर नहीं लग रहा है, आपका शरीर कांप नहीं रहा है, वगैरह वगैरह। कहने का मेरा मतलब यही है कि आप अगर खुद की पर्सनालिटी बनाना चाहते हो तो पर्सनालिटी का मतलब शरीर को बढ़ाना नहीं है, अपनी वैचारिक ताकत को बढ़ाना है, अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को बढ़ाना है। और ख़ास करके हम किस ऊंचाई पर सोचते हैं, इस ऊंचाई को आप याद रखिए। किसी के 6 फुट ऊंचाई को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप अगर इतिहास देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस देश को बदलने वाले लोगों के आप हाइट देखिए, उनकी तबीयत देखेंगे, उनका रंग देखिए, वो कहाँ से आए ये देखिए। कभी भी हम कहाँ पैदा हो गए, कहाँ बड़े हो गए, हम किस जात के हैं, किस वंश के हैं, किस कॉलेज में पढ़े हुए थे, किस गांव में पले बड़े थे, किस देश में, किस राष्ट्र में, हमारी जाति, वंश, परंपरा, इन सभी बातों को भूल जाइए आप। और जब आप भूल जाएंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगर ये नहीं भूलते और इन्हीं को याद रखते हैं तो यकीन मानिए आप आगे पैर नहीं रख सकते, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं आपको जकड़ के रखती हैं और आपको बोलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहना ये चाहूँगा कि आपको अगर व्यक्तित्व बनाना है तो अपने कुछ विचारों को बदलना भी जरूरी होता है। हमें पुराण का अध्ययन होना चाहिए, हमें इतिहास का अध्ययन होना चाहिए, हमें भूगोल का अध्ययन होना चाहिए। जब हमारे विचार अच्छे होते हैं, जब हमारा मन आनंदित होता है, खुशी दिल में होती है, तब की बात अलग होती है। व्यक्तित्व को अगर तरोताज़ा रखना है तो निराश मत होइएगा, क्योंकि निराश जब हमारा मन होता है तब हर बात जो जिंदा है वो मरी हुई प्रतीत होती है। जैसे कि मैं कहूँ, कोई गाना गाना चाहे, समझ लीजिए, तो गाना इस तरह गाएगा, अगर बहुत उदास है, जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है उसकी, तो वो गाएगा,
एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबूदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। दिन खाली खाली बर्तन है और रात है जैसे अंधा कुआं, जीने की वजह तो कुछ भी नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। उसका स्वर उदास इसलिए है कि वो खुद उदास है, जीने की कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। लेकिन उसे भी एक साथी मिल जाता है, तो साथी मिलने के बाद वही गाना देखिए कैसे बदल जाता है। ये गाना इस तरह बदल जाता है, दो दीवाने शहर में, रात में और दोपहर में, आबदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमेशा जिंदा दिल रहिए, खुशी से फूले नहीं समा रहा है, ऐसा कुछ खुशी अपने दिमाग अपने विचारों में लाइए तो व्यक्तित्व खिल उठता है। जीना ज़्यादा दिन नहीं है हमें यहाँ, बहुत कम समय हमारे पास होता है, और उस समय में भी हम ज़्यादा निराश रहने लगे तो क्या जिए। और जो खुशियाँ दिमाग में हम रखते हैं, मन में रखते हैं, तो सारा जहां हमें अच्छा लगने लगता है। जैसे कि इस गाने की तरह, ये ज़मीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। शौक कलियों के घूंघट उतरने लगे हैं, मस्त फूलों के दिल भी खिलने लगे हैं, ये बहारों का दिलकश समा गा रही है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। धन्यवाद सर। आपने हमारे छात्रों को व्यावहारिक जीवन में व्यक्तित्व किस प्रकार होना चाहिए, मनुष्य के जीवन में संगीत का महत्व कैसे है, यह आपने अपने गीतों के माध्यम से अनेक उदाहरण सामाजिक जीवन में जीते समय इन्हें कैसी समस्या आती है, उसी तरह हमें ढलना किस तरह जाना चाहिए, आपने अनेक उदाहरण दे दिए हैं। जैसे इन्हें मिर्ची बेचने के लिए छात्र शर्माता है तो उसी समय आपने मराठी भाषा का भी सहारा लिया, अंग्रेजी भाषा का सहारा लिया। तो है हमारे विचार व्यक्त करने के लिए भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम उसको किस तरह प्रस्तुत करते हैं यह बात महत्वपूर्ण है। आप यानी जो आपने संगीत का सारा अनेक गीत प्रस्तुत किए और उसी गीत के माध्यम से यानी मनुष्य किस तरह जीवन जी लेता है, उसमें आत्मविश्वास कैसे निर्माण होता है यह भी बता दिया है। तो मनुष्य के जीवन में संगीत महत्वपूर्ण है, यह 100% बराबर है सर। आपने महाविद्यालय छात्रों को या हमें भी आपके विचारों से आपने लाभान्वित कर दिया है। आपका महाविद्यालय तथा हमारी संस्था की ओर से मैं आभार व्यक्त कर देती हूँ। इस समारोह के लिए उपस्थित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर आर साळुंके सर, डॉक्टर PM पाटिल सर कला विभाग प्रमुख और हमारे सहयोगी अध्यापक डॉक्टर शिंदे मैडम, पवार सर, इनको भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और इस समारोह के लिए उपस्थित सभी छात्र जो है उन्हें भी शुक्रिया दे देती हूँ और मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।